जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो 20 डेज टारगेट में आज हम लोग करने वाले हैं डे 13, यानी कि 13वां दिन होने वाला है। 12 दिन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अपने टारगेट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सभी सवालों को देखेंगे। ऊपर की तरफ आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, जिसके ज़रिए आप वीडियो को आगे पीछे करके अपने सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, चंगेज़ खान मंगोलिया का शासक कब बना? ऑप्शंस तो आपके पास ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1206, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो उइगुर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, चंगेज़ खान की वीर संहिता को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे हम लोग यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मंगोलिया कहाँ स्थित है? काफ़ी फेमस सवाल है ये और कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये एशिया में है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे कि बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? ये बना है आपका बार बरोस से। मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 18वीं से 19वीं शताब्दी में, सदी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कह रहा है कि मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है? तो गोबी मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। देखिए, कह रहा है कि चंगेज़ खान की माँ का नाम क्या था? तो चंगेज़ खान की जो माँ थी उसका नाम था ओलिन इके। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे कि किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को स्वीकार किया? कौन था ऐसा मंगोल शासक? तो वो था आपका गजन खां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंगोल लोग चीन से क्या मंगवाते थे? तो मंगोल लोग जो होते थे ना, वो चीन से मंगाते थे कृषि उत्पादन, लोहे के उपकरण। तो उपरोक्त में से दोनों मंगवाते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में। देखिए, कहा गया है कि ओलुन इके कौन थी? अब ये जो ओलुन इके थी वो चंगेज़ खान की माँ थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंगेज़ खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी, यानी उसकी उम्र क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 33 पे, कुबलई खां चीन में युवान वंश की नींव कब डाली थी? तो इन्होंने चीन में जो युवान वंश की नींव डाली थी वो डाली थी आपका 1271 में। क्वेश्चन नंबर 34 पे, विश्व इतिहास में प्रथम बार हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज के नोट कुबलई खां के काल में कब चलाया था? सही जवाब हो जाएगा 1260 में। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में कि निम्न में से किस वर्ष चीन में युवान राजवंश का अंत हो गया था? तो ये हुआ था 1368 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में, चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज़ खान का जो प्रारंभिक नाम है वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, तेमुजिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37 पे कि चंगेज़ खान के पुत्र ओगोदेई के बाद कौन सा कखान यानी कि सम्राट बना? तो ये बना था मंगू खान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 में, निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत के बौद्ध धर्म ग्रंथों का कांग्यूर और तंग्यूर को लिखवाया था? सही जवाब हो जाएगा आपका कुबलई खां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 39 पे कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? अब ये जो मार्को पोलो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो इटली का रहने वाला था। नेक्स्ट है आपका, मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था? तो ये गया था कुबलई खां के दरबार में चीन गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे कि किस शासक ने उत्तराधिकार का चुनाव का निर्णय कुरिल ताई यानी कि महापरिषद को सौंपा था? तो चंगेज़ खान ने सौंपा था। कुबलई खान मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था? किस प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो यांग चाउ का। कुबलई खां की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया? कितने भागों में विभक्त हुआ ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका 5 भागों में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44, मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया? तो मंगोल वंश का जो अंत किया गया था तैमूर लंग के द्वारा किया गया था। मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो इसका जो अंत हुआ वो 14वीं सदी में हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग करेंगे ज्योग्राफी के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, आपको बतानी है। तो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर कितने दूर तक फैला हुआ है। तो ये जो फैला हुआ है 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है कि हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में कितने डिग्री दक्षिण अक्षांश तक लगती है या फिर लगी है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी कितनी है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण वास्तविक दूरी हो जाएगा 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है। तो भारत का जो पूर्व से पश्चिम हो जाएगा 2933। तो दो दूरी होती है, एक होता है 3214, एक होता है 2933। दोनों को आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को जो बांटा गया है 6 समय कटिबंधों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारत के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों को लगभग कितने समय का अंतर है इन भागों में। तो 2 घंटे का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, इसमें कहा गया है कि ग्लोब में 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। ये हो जाएगा 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा उसको हम स्किप करते चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है, यानी कि कौन से राज्य में जो है नाथुला दर्रा है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। कहाँ में है, सिक्किम में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कितना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो स्थान है विश्व में कितना है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 7वां है। और जनसंख्या से पूछेगा तो दूसरा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किस देश का साथ सीमा रेखा सबसे छोटी है, यानी कौन सी देश के साथ जो सीमा रेखा वो सबसे छोटी है। तो अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, तो चीन बड़ा है। इनमें से क्या भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है, कि कौन भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करेगा। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे कि भारत की संपूर्ण सीमा द्वीप समूह सहित तक विस्तृत है, कौन सी हो जाएगी। तो 7517 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, यानी कि सही जोड़ा है, आपको पहचाननी है। तो यहाँ पे जो सही जोड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा शिवकिला, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में, देखिए कह रहा है ग्लोब में भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो ग्लोब में जो भारत की अक्षांशीय स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 22 पे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो जाना जाता है ना वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको भी जाना जाता है आपका मैकमोहन रेखा के नाम से। इनमें से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल का जो सबसे बड़ा राज्य होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हो जाएगा आपका राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ लेगा तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन अब यहाँ पे सही है वो आपको पहचाननी है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है कि बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो किससे है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका पंचायती राज्य से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं। जो स्थानीय शासन होता है वो कहलाता है गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि स्थानीय शासन का विचार किस देश से लिया गया है। तो इसका जो विचार लिया गया है वो ब्राज़ील से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें 1959 को राजस्थान के किस जिले में त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पर जो किया गया था वो किया गया था नागौर में। कहाँ पे किया गया था, नागौर में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अशोक मेहता समिति के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए अनुशंसा की गई है? तो ये किया गया था 4 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे कि पीवी के राव समिति 1985 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है काट समिति के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 की बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायत को कितने स्तरीय की रचना की अनुशंसा की गई थी? तो त्रिस्तरीय। पीके युगन समिति किस वर्ष गठित की गई? सही जवाब हो जाएगा 1988 में गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1993 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे किसी व्यक्ति को नगर निगम का चुनाव लड़ना हो तो उसका न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा आपका 21 वर्ष। नेक्स्ट है आपका कि किस वायसराय ने स्थानीय शासन को निर्वाचित निकाय बनाने का पहल किया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका पंचायती राज्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो पंचायती राज्य का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है पंचायती चुनाव में महिलाओं को कम से कम कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? तो ये जो की गई है 33% आरक्षित की गई है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? आपको बताना है। तो ये पंचायती राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्थानीय स्वशासन को किसने ग्राम स्वराज का नाम दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। भारत में पहली बार पंचायती राज कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया है 1959 में लागू किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के कितने कार्य वर्णित हैं? तो ये जो कार्य वर्णित है ये 18 कार्य इसमें वर्णित है। अगला सवाल है कि नगर निगम में निर्वाचित अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं या फिर क्या कहलाते हैं? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसको हम लोग महापौर कहते हैं। ठीक है। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आपका 29। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, याद रखना है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है पंचायती राज्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज्य दिवस मनाते हैं हम लोग 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। अगला सवाल है आपका कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को बेहतर समाधान कर सकेंगे। कहाँ पर कर सकेंगे? तो राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो है जो स्थानीय लोग होते हैं ना, जो कि वो स्थानीय स्तर पे ही अपनी समस्या को अच्छे से जो है सॉल्व कर सकेंगे। संघ शासित यानी केंद्र शासित क्षेत्र में किन अनुमति से पंचायती राज व्यवस्था लागू हो सकती है ना? किन की अनुमति वहाँ पे लगेगी? जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा तो राष्ट्रपति का वहाँ पर जो है अनुमति आपको लगने वाला है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में नगरीय प्रशासन क्या कब अस्तित्व में आया था? तो भारत में जो नगरीय प्रशासन है वो 1883 में अस्तित्व में आया। नगरीय निकायों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो ये जो कार्यकाल होता है वो लगभग 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 पर कि ग्राम पंचायत निम्न में से कौन सा शुल्क लगा सकती है? तो ये जो ग्राम पंचायत है वो जो है आपका वाहन शुल्क, प्रवेश शुल्क, बाजार शुल्क, तो इनमें से सभी जो है वो लगा सकती है। अगला सवाल है आपका कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है आपको बताना ही है। तो यहाँ पे मेघालय में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपका कि अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत कब किया था? तो ये जो प्रस्तुत किया था वो किया था 1978 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इकोनॉमिक के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया कि परियोजना निर्माण का पहला चरण निम्न में से कौन है? तो परियोजना निर्माण का जो पहला चरण होता है वो समस्या को आप लोगों को पहचानना होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है कि परियोजना निर्माण का अंतिम चरण निम्न में से कौन होगा? तो इसका जो अंतिम चरण होता है वो आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सांख्यिकी विधियों का उपयोग निम्नलिखित में से यानी निम्नांकित में से किन आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण के लिए होता है? तो ये हो जाएगा आपका उत्पादन, बैंकिंग, बीमा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला सर्वेक्षण का लाभ क्या है? ठीक है, सर्वेक्षण का लाभ क्या है? तो चलिए यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किसी उत्पादन या प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सूचनाएं प्राप्त करना या एकत्रित सूचना से रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्राप्त करना। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है उपभोक्ता उत्पादन से संबंधित परियोजना के लिए लक्षित समूह निम्न में से कौन होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण तथा शहरी दोनों उपभोक्ता हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कह रहा है आपसे कि बताइए परियोजना में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग कब किया जा सकता है। तो इसमें जो आंकड़ों का प्रयोग होता है जब समय, धन एवं मानव संसाधन की कमी हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे कि परियोजना से प्राप्त सूचनाओं को प्रस्तुत करने की प्रमुख विधियां निम्न में से कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दंड आरेख, सारणीयन, वृत्त आरेख, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे, कह रहा है कि सर्वेक्षण में प्राथमिक आंकड़े या फिर द्वितीयक आंकड़ों का किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ये कैसे निर्धारित होता है। तो ये निर्धारित होगा आपका सर्वेक्षण के उद्देश्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे कि आंकड़ों का विश्लेषण करने की प्रमुख विधियां निम्न हैं। तो आंकड़ों का विश्लेषण करने का जो होगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, पर्यवेक्षण की माप, सहसंबंध, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त द्वितीय स्रोतों का विवरण परियोजना के किस भाग में दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रंथ सूची में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था हमारे आज का डे 13। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर किया कीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।